Welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Myself Dr. Arjun Kumar Srivastava. Once again I am here with a new video. You know I have given you several videos and you have given me so much appreciation. Thanks for that. So let's here see what is the topic of the day. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here we shall study topic very famous poem Aunt Jennifer's Tigers. From class 12th CBSE board, from your book Flamingo. This poem has been composed by Adrienne Rich. Adrienne C. Rich was born on 16th May 1629 and she died on March 27, 2012. She was born in Baltimore. She was an American poet, essayist and feminist. She was known as one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. Here we see introduction. The poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life that a woman experiences. The protagonist of the poem Aunt Jennifer represents women all over the world, particularly the women in America during the 1950s. She represents the kind of women who were caught under the oppressive hand of a patriarchal society. Patriarchal society means पुरुष प्रधान समाज. ये 1950 के अमेरिका के उस समय का वर्णन करती हैं जब वीमेन वास्तव में पुरुष प्रधान समाज से काफ़ी दबा हुआ था, उत्पीड़ित था, या वहाँ पर उनकी फ्रीडम जो थी वीमेन की वो सब लुप्त थी, गायब थी. वो एक तरह से मैट्रिमोनी लाइफ में जा कर के फंस जाती थी. मतलब पुरुष प्रधान समाज उनको उनकी स्वच्छंदता और उनकी स्वतंत्रता दोनों के लिए यहाँ पर कंसेंट नहीं देता था. तो उसका दर्द और पीड़ा वो बयां करती हैं इस पोएम में. इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट first introduces us to Aunt Jennifer's dreams. In the second stanza, we are introduced to the reality of Aunt Jennifer's world. And in the third stanza is a narrative of the future. Theme of the poem revolves around the desires and depressingly harsh realities of Aunt Jennifer's existence, using sharp कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स एंड हरसेल्फ. यहाँ पर टाइगर और अपने बारे में कंपेयर करके बताती हैं कि वो कितनी डरी हुई सहमी हुई रहती हैं और सबसे विवाह हुआ वो उसके बोझे तले दबी हुई हैं. जो वहीं पर इन टाइगर जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही बहादुर, बहुत ही फियरलेस, वो स्वतंत्र है, निर्भीक है, उसको कोई डर नहीं है. तो उस टाइगर को क्या करती हैं कि डिज़ाइन जैसे पेपर पे लोग बनाते नहीं, कढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो उस प्रकार से वो भी डिज़ाइन करती हैं, पर्दे पर बनाना, स्क्रीन पे बनाना. तो ऐसे वो भी इसको कढ़ाई करती हैं, तो टाइगर बनाती हैं, उछलते हुए कूदते हुए टाइगर्स को, कि मतलब वो स्वतंत्र हों, फ्री हों, ऐसा वो बनाना चाहती हैं. क्योंकि वो उनकी पूरी लाइफ क्या है, वो तो पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज है वहाँ से उनका लाइफ पूरी तरह से उस मैट्रिमोनियल लाइफ में पूरी तरह से जकड़ा हुआ है. बहुत ही अच्छा पोएम है, देखते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा. Let's start poem. Aunt Jennifer's Tigers prance across a screen, bright to paradisation of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. Here Aunt Jennifer Tiger वही स्क्रीन पर एक बना रही हैं, तो टाइगर को बनाती हैं, बड़े बड़े बाग बनाती हैं, और वो ऐसा बाग बनाती हैं जो ब्राइट टोपाज, जो चमकते हैं एकदम पुखराज की तरह. और ये डेनिजन से मतलब ये वासी हैं, निवासी हैं, जिनको आप कहते हैं हैबिटेट. कहाँ के हैबिटेट हैं ये? आप वर्ड ऑफ ग्रीन, उस फॉरेस्ट लाइफ के, उस वहाँ पर हरियाली है जहाँ पर वो स्वच्छंद हैं. दे डू नॉट फियर द मैन ऑफ बीनीथ द ट्री. वहाँ पर नीचे लोग व्यक्ति बैठे हुए हैं, फिर भी उनको, उन टाइगर्स को, उन व्यक्तियों से भी उन्हें भय नहीं है. क्यों नहीं भय है? दे आर पावरफुल, दे हैव स्ट्रेंथ. दे पेस इन स्लीक सिबलेरिक सर्टेनिटी. पेस मतलब चलना, गति करना. और वो जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही क्या करते हैं, स्लीक सिबलेरिक सर्टेनिटी,
बहुत ही रौबदार तरीके से आगे बढ़ते हैं, शानदार तरीके से शौर्य के साथ, बड़े बहादुरी के साथ वो आगे निश्चित रूप से बढ़ते हैं। उनको किसी प्रकार का डर नहीं है। कहने का मतलब दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन बिकॉज दे आर स्ट्रांग, ब्रेव एंड फियरलेस। और यहाँ पर जो आया है सिबलेरिक सर्टेनिटी, यहाँ देख सकते हैं आप कि पोएटिक डिवाइस अगर हम देखें तो ये एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर्स फील्स सो नर्वस, fearful and terrified of her male counterpart that even while weaving the tapestry her hands shake the flutter। जब वो कढ़ाई करती हैं और टाइगर का चित्र बनाती हैं तो वो बहुत नर्वस होती हैं, डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और उनके हाथ जो है काम नहीं करते हैं। कहते हैं कि फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, वो हाथी से के दांत से लगभग बने हुए सुई की जो नोक है उसको उसमें गुभोना तो चाहती हैं कपड़े के अंदर उस स्क्रीन में, लेकिन इतना हार्ड उनको लगता है, इतना कठिन वो लगता है क्योंकि वो क्या है, दबी हुई हैं। कैसे? द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जब से उनका विवाह हुआ तो विवाह के बाद वो जो गृहस्थ लाइफ होती है, डोमेस्टिक लाइफ, उस डोमेस्टिक लाइफ में उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर करना बड़ा कठिन था। कह सकते हैं हम इसी इज ए विक्टिम ऑफ जेंडर ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। ये यहाँ पर वेडिंग बैंड का सेंस है। सी फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू पुल अ लाइट वेट ivory needle because while she is creating her work of art, which is a creation of her desires and feelings, she feels fearful of the uncle. Uncle means here her husband. She finds it more hard to pull because of the mental suppression and not because of physical weaknesses. ये कोई फिजिकल वीकनेसेस नहीं है कि उनके हाथ नहीं काम कर रहे हैं, ये मेंटल और सप्रेशन है, ये मानसिक उत्पीड़न है, ये दबाव है, मानसिक मेंटल प्रेशर इसको कहते हैं। और मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, दिस एक्सप्रेशन इज सिंबॉलिक ऑफ मेल अथॉरिटी एंड पावर। मैट्रिमोनी सीम्स टू बाइंड द वोमेन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। ये मैट्रिमोनी जो है ये उस नारी, उस स्त्री को फिजिकली और साथ ही साथ मेंटली दोनों तरह से जो है बांध के रखती है। तो द वेडिंग बैंड was a burden for her as she was not getting enough freedom to express herself because of the domestic responsibilities and restrictions put on her as a woman। एक नारी होने के नाते, स्त्री होने के नाते उनके लिए जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो सब उनके लिए जो है यहाँ पर लागू होती हैं। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वही बियर करना पड़ता है उन्हें। नेक्स्ट स्टेंजा, हाँ, यहाँ वेडिंग बैंड जो है वो इज ए सिम्बॉलिक ऑफ एन अनब्रेकेबल बॉन्ड दैट वेट्स हर बट डाउन, ये शो करता है। नेक्स्ट स्टेंजा एंड लास्ट, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाई द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। Aunt Jennifer's has been enslaved by the wedding ring. After undergoing the harsh and bitter experiences of her married life, she feels weak and shaken. यहाँ पर कहना ये जा रहा है कि एक समय आएगा जब आंट तो नहीं होंगी, लेकिन तब भी उनके हाथ जो है वो डरे हुए, कांपे हुए मिलेंगे, क्योंकि वो जंजीरें जो हैं, जो हाथों में उनके पहनाए गए वो ऑर्डियल्स हैं, रिंग्ड हैं, वो सब उस समय भी मौजूद रहेंगे। मतलब वहाँ पर भी वो पूरी तरह से मरने के बावजूद भी अपने उस रिस्ट्रिक्शन से शायद छुटकारा नहीं पा सकेंगी। हर डेथ इज सिंबॉलिक ऑफ हर कंप्लीट सबमिशन टू द सप्रेशन। द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सीम्स टू शो नो कंसर्न फॉर आंट जेनिफर्स सफरिंग और इवन हर डेथ। The society seems
इन नो वे अफेक्टेड बाई इट, मतलब समाज के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो स्त्री जो हो उत्पीड़ित हो, चाहे वो मेंटल सप्रेशन से जूझ रही हो, और चाहे उसके ऊपर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा हो, और इसके बावजूद वो जब यहाँ से इस संसार से हमेशा के लिए जाती है तो भी समाज के ऊपर बहुत इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कहना चाहती हैं एंड्रीने रिच। और रिंग्ड विद ऑडियल्स रिफर्स टू द वेडिंग बैंड। यहाँ रिंग्ड विद ऑडियल जो आया है किस चीज़ को संकेत करता है? ये रिफर्स टू द वेडिंग बैंड, ये विवाह का वो बंधन है। रिंग हियर सिंबलाइजेज हैंड कफ व्हिच एनस्लेव्स हर ऑल हर लाइफ। ये तरह से हथकड़ी का काम करता है ये रिंग, जो पूरे जीवन भर उनको बांध के रखता है, गिरफ्त में ले लेता है उसको। एंड मेक्स हर अ ब्राइटेंड एंड सेक्रेट सोल। द टाइगर्स, लेकिन जो टाइगर वो बनाती हैं कपड़े पर, डिजाइन तैयार करती हैं उसी स्क्रीन पर, उसको चाहती हैं कि कम से कम उसको तो स्वतंत्र कर दें, मुक्त कर दें, इसलिए खूब उछलते हुए कूदते हुए जो है वो टाइगर्स को बनाती हैं। द टाइगर्स विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड, ताकि वो टाइगर जो है वो बड़े गर्व के साथ उछलें, कूदें, स्वतंत्र दिखें, एंड अनअफ्रेड, और वो निर्भीक हों, उनको किसी प्रकार का डर या भय ना हो। सो वी सी हियर वंस अगेन पोएटिक डिवाइसेज। हियर irony, it is ironical that Aunt Jennifer's creations will continue to prance freely when she continues to be changed by the woes of life. Alliteration में fingers fluttering, prancing proud, syllabic certainty, weight of uncle's wedding. Metaphor, ringed with ordeals, transferred epithet, terrified फिंगर्स। और आप अगर इमेजरी में देखते हैं तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस ए क्रांस आई स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिशन ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। द फर्स्ट कॉम्प्लेट पोर्ट्रेज एन आइडियलिस्टिक ड्रीम लाइक वर्ड वेयर नथिंग कैन गो रॉन्ग। और व्हेन द वर्ड स्क्रीन इज सोन रीडर्स माइंड्स जंप टू द relaxing hobby of needle work where no one is rushed and where they can use their imagination. The words tigers, prawns, bright topaz, denizens, and a word of green are backed by bright, colorful images of exotic animals, tigers, moving gracefully among the colors of green and topaz. And here symbols, tigers, it is used as a symbol of fear and terror perpetrated on women by the male world. Bright topaz, this symbolizes the bright yellowish brown color of the tiger skin. Fluttering wool, this image highlights the extensive oppression of the women. Uncle's wedding band, this symbolizes the suppression of women in matrimony. It is also symbolic of the oppression of women by custom and law. Ringed with ordeals, this is an image used by Andrine to express the struggles of the spirit, racial and religious injustice and oppression that the women suffer but never express her complaint. Aunt Jennifer, a victim of male oppression who is dependent, fearful and bound. Visual imagery, bright topaz denizens, word of green. They pace in sleek syllabic certainty. Here it is personification. Rhyme scheme, the poem has a perfect rhyme scheme, AA, BB, CC. This makes it lyrical in nature. So we have completed here poem. I hope all of you have understood complete explanation, theme, introduction of the poem. Thanks too much. Have a nice day.